सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। और आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए May 21 एग्जामिनेशंस के लिए आपकी तैयारी और अच्छा कराने के लिए रैदर मैं कहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे और इलेक्टिव की तैयारी करेंगे, चाहे वो May 21 को करें या November 21 को करें या May 21 को करें, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मेरे साथ हैं सैयद इजाज, जो अगेन बैठे हैं आपकी प्रिपरेशंस को अच्छा कराने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, Sayyid Izaz has got 88 marks in economic loss paper 6D. Yes, 88 marks, you are hearing it right. 4 बार सुन लो, 88 ही है। तो 88 marks is not a joke obviously, कहीं ना कहीं हमें एक सपना लगता है। तो अगेन सैयद, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करें कि 88 मार्क्स किस तरीके से आए Okay, आप। sir. So you can just introduce yourself and then I'll be asking you some questions on behalf of students and you can just answer them and share your journey. Hello, sir, and my fellow students and juniors. Myself, Sayyid Ijaz. I have recently given my exams CA final November 20, and I have got 88 marks in economic law and have cleared second group of CA final. Now I'll be sharing with you as to my preparation strategies as to how I proceeded with my class and how I got the marks. राइट, तो सैयद आपने Okay. एग्जाम, जैसे जब भी आपके एग्जाम्स थे लाइक नवंबर में यू गेव द एग्जामिनेशंस, तो आपने इकोनॉमिक लॉस की जी सर। तैयारी कितने टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया था? सर मैंने इकोनॉमिक लॉस की तैयारी एक्चुअली मैंने जब से ये इलेक्टिव पेपर आया था, क्योंकि शुरू से ही my favorite subject in CA was law. It was my strong as well as my favorite subject. So I immediately decided when the elective were announced by the CA Institute, I decided on that point only that I will select elective only. So at that point of time, there was no faculty who were giving classes. So I thought कि I'll do self study. But after a certain point of time, since law एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चेंज होते रहता है, तो मैंने भी सोचा कि फ्यूचर में कोई ना कोई फैकल्टी के क्लास ले लेंगे, सेल्फ करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट देखने लगा कि ये क्योंकि ये सब्जेक्ट ओपन बुक एग्जाम है तो इसका अप्रोच अलग होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें तो ओपन बुक है, इसमें याद करने में तो ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसमें तो खाली समझना है और लिख के आना है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि ऐसा क्लास लेना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ आवर्स कम हो, उतना ज्यादा टाइम ना देना पड़े और प्रिपरेशन अपना अच्छे से हो, कि क्लास हम कम देखें और प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम दें। तो मुझे आपका क्लास पसंद आया क्योंकि वो सिर्फ 40 घंटे का था और उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझाया गया था। पूरा सिलेबस को अच्छा टचअप दे दिया, जो मेरे पेपर 4 के लिए भी बेनिफिशियल था और 6D के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा ही था। तो पहले तो मैंने एक क्लास कर ली थी, मेरे क्लासेस अराउंड एग्जाम के ये 4 से 5 महीने पहले खत्म हो गए थे। तो सर उसके बाद मैंने जब मेरे क्लास खत्म हुए तो मैंने सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही वो क्लासेस खत्म कर लिए थे और मुझे सिलेबस का एक अच्छा खासा ग्रिप हो गया था। तो सर उसके बाद मैंने क्या किया कि इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल में 7 स्टडी मटेरियल और वेबसाइट में 7 केस स्टडी दे रखा है। तो जब मैंने अपने क्लासेस खत्म किए तो मैंने 7 केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश की। तो उससे मुझे बहुत हेल्प और समझ आया कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आंसर करना है। और फिर सब्सिक्वेंटली एग्जाम्स भी होने लगे इसके, इसके क्वेश्चन पेपर, इसके सजेस्टेड, इसके आरटीपी एमटीपीज आने लगे। बट लॉ एवर चेंजिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट अमेंडमेंट भी बहुत है। और फिर एमसीक्यू का इंट्रोडक्शन हुआ, इसका पहले तो 50-50 मार्क्स का 2 था तो उस हिसाब से प्रिपरेशन चला। फिर जब 25 मार्क्स के 4 हो गए तो उस हिसाब से फिर अलग प्रिपरेशन चला मेरा। तो उसके बाद जब फाइनली नवंबर 19 में जब ये हुआ कि 25 मार्क्स का मतलब 4 क्वेश्चन रहेगा, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में चेंज लाया। उसके बाद सर मैंने जितने भी पॉसिबल एमसी आईसीआई के एमटीपी और आरटीपी थे, सारे चीजों को मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। और सबसे गेम चेंजर जो था सर मेरे लिए, वो थे आपके वॉइस क्लिप्स, जो कि एक्चुअली जब मेरे क्लासेस खत्म हो गए तो मैंने उसको रेगुलर सुनता था, चाहे वो पेपर 4 के हो या वो पेपर 3 ऑडिट के हो, लॉ के हो या इकोनॉमिक लॉ के हो। डेली रात को मेरा मूल मंत्र यही था कि मान लो कल मुझे जो चैप्टर रिवीजन करना है तो आज रात को मैं उसकी वॉइस क्लिप सुनता था, तो क्या बैक ऑफ द माइंड रहता था
कि नहीं ये चीज अभी मैंने फ्रेश पढ़ा है, तो क्या फिर जब मैं उसको रिवीजन करता था नेक्स्ट डे विद रिटन प्रैक्टिस, तो मेरे को पॉइंट सब याद आते थे। स्पेशली अगर मान लीजिए मैं लॉ के कोई आंसर्स लिख रहा हूँ या ही इकोनॉमिक लॉ के कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही मेरे को प्रोविजन जो वॉइस क्लिप में सुनता था वो बैक ऑफ द माइंड क्लिक कर जाता था कि नहीं ये तो वॉइस क्लिप में मैंने सुना था, ये वैसा होगा। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा सर मेरे लिए आपके वॉइस क्लिप्स। और फिर सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे एग्जाम्स के टाइम आने लगे, तो आपकी एक मैजिकल जो आपने एक यूट्यूब में वीडियो डाला था, 8 मैजिकल फाइल टू क्लियर योर इकोनॉमिक लॉ पेपर 6D, तो सर वो फाइल मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। स्पेशली इंडेक्सेशन, क्योंकि जैसा हम लोग सब जानते हैं कि ये ओपन बुक एग्जाम होता है, इसमें हम लोग को सब रिटेंशन की भी जरूरत नहीं है, हम लोग को बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की कौन सी चीज कहाँ है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हम लोग को उतना ज्यादा ग्रिप चाहिए कि ये चीज क्या है क्वेश्चन। उसके बाद बेसिकली मैंने ट्राई किया कि क्वेश्चन जितने से जितने ज्यादा सॉल्व हो सके की स्टडीज, इसलिए मैंने जितने भी पास्ट एग्जाम्स हो रखे हैं, इनफैक्ट आरटीपीज, एमटीपीज और केस स्टडीज जितने भी 7-8 एडिशनल इंस्टीट्यूट ने दिए, नए दिए, सारा चीज मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया, रिटर्न प्रैक्टिस। और रिटर्न प्रैक्टिस ऐसा भी नहीं, मेरा स्ट्रैटेजी सर एक दूसरा था अलग। जैसे कि क्या बोलते हैं, सबसे पहला टिप्स तो मैं देना चाहूंगा जो अभी फ्यूचर एग्जाम्स में भी प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब जैसे अभी वो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे May 21 के लिए, तो सबसे पहले जैसे कि एमसीक्यूज केस स्टडीज में एमसीक्यूज आते हैं 5, वो 10 मार्क के हो जाते हैं, और बाकी जो होते हैं क्वेश्चन, तो पहले मैं तो हमेशा एमसीक्यू अटेंड करता था सर, क्योंकि वो हमेशा ज्यादातर उसको केस स्टडी से एक आध ही बस ऐसे थे जो रिलेट होते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज लाइक कि इट वाज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द प्रोविजंस which were given in the law or economic law. So it was pretty easy for me to answer them and score good marks. Like 10 marks, I was hardly able to score in 5 to 10 minutes. So it was the game changer. And after that, even when I was attending the questions, the most important part was reading the end part of the question as to what was the requirement of the question. That is, say, if I'm doing a particular chapter, the powers and duties of that. So in that, I was able to know what is the requirement of the question. Based on that, I was giving the answer. आप सर यकीन नहीं करोगे, मैंने एग्जाम जब मेरा हुआ था, मैंने 5 में से 4 अपने को अटेंड करना पड़ता है, बट ऐसा बहुत रेयर चांस था जब मैंने केस स्टडी पढ़ा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डायरेक्ट थे। लोग गलती क्या करते हैं ना एग्जाम में सर, जैसे कि 15 मिनट हम लोग को पेपर मिलता है क्वेश्चन पढ़ने में, तो सब केस स्टडी देखने लग जाते हैं, कितना बड़ा केस स्टडी है, अरे हाँ ये तो छोटा केस स्टडी है, इसमें नंबर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग इसको सिलेक्ट करें। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। सबसे स्ट्रैटेजी सही क्या होना चाहिए, हम लोग को 15 मिनट में देखना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट है, किसमें सबसे कम अपने को केस में जाना पड़ेगा, हम लोग को वो देखना चाहिए। अब जैसे मेरे पेपर का आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे केस स्टडी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आईबीसी के बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थे, तो मैंने वो क्वेश्चन को देखा, तो मैंने सोच लिया कि इसमें बहुत ज्यादा अपने को केस स्टडी रिफर करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े चीज के लिए बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। और बाकी केस स्टडीज में क्या था ना कि वो मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, उसमें एक आध केस के लिए मुझे जाना पड़ रहा था, और वो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में मिल जा रहे थे, उसके लिए मेरे को पूरा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा था। और ओपन बुक तो होता ही है, तो उसमें आपका जो इंडेक्स फाइल था वो बहुत बड़ा हेल्प किया मेरा, तो उसके लिए मुझे खोजना भी नहीं पड़ रहा था। मान लीजिए कि ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कमिश्नर, अब जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, तो उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्या पावर्स है, तो मुझे सीधे इंडेक्स से पता चल जा रही थी कि कहाँ है, तो मैं वो तुरंत जाके उसको जॉट डाउन कर दे रहा था एग्जाम हॉल में, तो वो बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए सर। ओके, तो ज्यादातर चीजों का आंसर आपने दे ही दिया है। अब अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आपने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले व्हाट यू डिड इज कि आपने 40 घंटे में क्लासेस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जी सर। व्हाट यू डिड इज कि जो मैंने 8 मैजिकल पीडीएफ्स दिए थे और जो मैंने तरीके बताए थे, आपने उन सारे तरीकों को फॉलो करा। तो यू यूज दोस 8। जी सर डेफिनेटली। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता 8 मैजिकल पीडीएफ में क्या क्या है, मैं शॉर्टली शेयर कर दूं कि 8 मैजिकल पीडीएफ में एक तो अपना मास्टर इंडेक्स है, जिसके लिए सैयद ने बताया कि दैट इज क्वाइट यूजफुल बिकॉज इट इज ओपन एग्जामिनेशन, और हमारा जो मास्टर इंडेक्स है काफी डिटेल्ड है। उसके अलावा इन मैजिकल पीडीएफ के अंदर भी है 75 पेजेस समरी नोट्स, जिसके अंदर पूरा इकोनॉमिक लॉ समराइज करके दिया हुआ है। तो क्या होता है कि अगर आप 75 पेजेस के समरी को बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो ज्यादातर एमसीक्यूज अपने आप क्रैक हो जाते हैं, आपको बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में।
और जो क्रैक नहीं होते उसके लिए आपको बुक रेफर करने की जरूरत पड़ती है, जैसे टाइम लग जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक है, एंड इस तरीके से और भी वहां पे यूजफुल फाइल्स हैं जो कि दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ ऑडियो क्लिप्स प्रोवाइड किया था, जैसे कि सैयद ने बताया कि ही यूज्ड टू। वो बहुत बेनिफिशियल है सर, वो गेम चेंजर है। ओके, मैं तो सो स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि लॉ ऑडिट और इकोनॉमिक लॉ पे डेली उसको आप रिफर करते रहो, तो बहुत बेनिफिट होगा, उससे मार्क्स जरूर बढ़ेगा। मेरे लॉ में भी उसको सुन के बहुत अच्छे मार्क्स है। ओके, तो लॉ में कितने मार्क्स है आपके सैयद? 53। लॉ में 53 मार्क्स है। अगेन, सो ऑडियो क्लिप्स इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, जो आपको रेगुलर बेसिस में सुनते रहना है। एंड मैं स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं कि इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के लिए आपको ऑडियो क्लिप्स भी मैंने प्रोवाइड करा है, रिविजनरी वीडियोस भी प्रोवाइड करा है, समरी नोट्स भी प्रोवाइड करा है, और जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं तो 40 घंटे के अंदर ऑब्वियसली क्लासेस भी कंप्लीट कर लेते हैं, वो 50 घंटे का हो गया है, राइट। एंड सैयद एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे मैं, कि जैसे आफ्टर जी सिंगल सर। 20 आवर्स क्लासेस, जैसे काफी बच्चों को लगता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ज्यादा क्या तो पढ़ना है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये ओपन बुक एग्जामिनेशन, आप उस चीज को कंसिडर मत करो, आप इसको नॉर्मल लॉ की पेपर को कंसिडर करते हुए पढ़ो, टेकिंग द ओपन बुक एडवांटेज, आप इसमें 80 भी ला सकते हो। तो आपने जब 40 घंटे का जी क्लास सर। खत्म कर लिया, उसके बाद आपने इकोनॉमिक क्लास को कितनी बार रिवाइज करा, एंड आपने जो समरी नोट्स मैंने दिया था, समरी नोट्स को किस तरीके से यूज करा, स्टडी मटेरियल को कितनी बार गो थ्रू करा, समरी नोट्स को कितनी बार गो थ्रू करा, और क्वेश्चंस कौन कौन से प्रैक्टिस करें? सर पहला मिसकंसेप्शन क्या रहता है बच्चे लोग का कि ये ओपन बुक एग्जाम है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, सब इसको लास्ट में करेंगे बोलते हैं, एग्जाम के एक हफ्ते पहले, एग्जाम के एक महीना पहले। लेकिन वो बहुत गलत स्टेप है। जैसे कि मेरी क्लास खत्म हो गए, मैंने क्या किया कि जैसे मैं हफ्ते में अगर लॉ पढ़ रहा हूँ 7 दिन, तो 7 दिन में मैंने 3 दिन इकोनॉमिक लॉ को दे रखा था। और मैं जब इकोनॉमिक लॉ पढ़ता था तो मेरा ये मोटिव नहीं था कि मैं उसको याद करूं, मेन मोटिव था कि मैं चीज को समझूं। कि याद तो, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे, रिटेंशन तो 20-30% ही हो पाता है। मेरा मेन मोटिव था कि कौन सा चीज कहाँ है बुक में, उसको समझना अच्छे से, और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू के लिए भी आप उतना टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि आपको ये पेपर 4 में भी आपको एटलीस्ट 3 चैप्टर, जैसे फेमा, आईबीसी और पीएमएलए, तो पेपर 4 के भी एटलीस्ट 40-50% तो सेम है। तो वो तो आपको डेफिनेटली याद करना ही है। तो वो डबल बेनिफिट हो गया, अगर मैं पेपर 4 के लिए ये पढ़ रहा हूँ, मेरे को पेपर 6 के लिए भी इसका हेल्प मिला। और मैं सर स्टडी मैट, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट मैट को भी 4 से 5 बार पढ़ा एग्जाम के पहले। स्टडी मैट को भी इग्नोर नहीं किया, और डेफिनेटली इक्वली इम्पोर्टेंस उसको भी दिया। एटलीस्ट मैं 4-5 महीना पढ़ा उसको, अच्छे से प्रैक्टिस किया लिख लिख के। और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि थोड़ा केस स्टडी बेस्ड, केस स्टडी पे ही केस स्टडी बेस्ड आती है, जिसको हमको जैसे नॉर्मल पेपर 4 का आंसर करना पड़ता है, सेम टाइप में आंसर करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस किया अच्छे से। ओके। एंड सैयद, जैसे जितने भी गाइडेंस वाली बातें मैंने बताई थी आपको, जितने भी गाइडेंस बेस्ड चीजें मैंने बताई थी इकोनॉमिक लॉज में फॉलो करने के लिए, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो 80-20 का फॉर्मूला हो, जी सर। इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस करना हो, समरी नोट्स हो, क्या आपने उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया था बहुत अच्छे से? सर मैं पहले, सबसे पहले जब आपका वो मैजिकल पीडीएफ वाला वीडियो देखा, अराउंड 16 मिनट्स का था वो वीडियो, तो उसमें सर सबसे पहले तो मैं देख लिया कि जिस हिसाब से मेरी प्लानिंग है, उस हिसाब से ये इंडेक्सेशन मेरे को बहुत हेल्प करेगा। और टू पुट आइसिंग ऑन द केक, ये जो 75 पेजेस की आपकी समरी बुक थी, वो बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए। और हाँ, एक चीज सर मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि आपके जो प्रेजेंटेशन के टिप्स होते हैं आंसर के, वो चाहे वो पेपर 4 भी हो, चाहे वो पेपर 6D भी हो, चाहे वो ऑडिट भी हो, उसमें हेल्प बहुत मिला मुझे। अब जैसे आपने अपने यूट्यूब वीडियो में भी डाला था कि राइटिंग के स्ट्रैटेजी टिप्स क्या हो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो, कि नाम कैसे याद रखना हो, हर चीज में बहुत हेल्प मिला मुझे। आपकी प्रेजेंटेशन टिप्स हो, चाहे कि मेमोरी टेक्निक्स हो, आपके प्रोफेशनल एथिक्स भी हो गए जैसे, तो सारी चीज से मुझे हेल्प बहुत मिला। ओके, so again what Syed has done is कि he has not considered कि economic laws as an open book examination from the very beginning. He emphasized on the subject, that is something very very important, considering it a equal paper. He focused more on understanding of concept, और इन्होंने कहा कि मैंने याद करने में फोकस नहीं करा, बट मैं आपको बता दूं कि जैसे सैयद ने बोला कि मैं डेली वॉइस क्लिप सुनता था, तो अगर आप डेली वॉइस क्लिप सुनते हो तो याद अपने आप हो जाता है। और 75 पेजेस का जो समरी नोट्स है, अगेन वहां पे लिमिटेड कंटेंट है, तो ऑब्वियसली याद जल्दी हो जाएगा।
सो अगेन एंड अगेन वॉइस क्लिप अगर आप सुनते रहोगे तो डेफिनेटली आपको याद अपने आप हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आप फोकस करते रहोगे तो अगेन आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। एंड अगेन सैयद ने एक चीज बहुत अच्छी जी बताई सर। कि 50% कंटेंट पेपर 4 और 6D का बहुत सेम है, कॉमन है। तो अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका काम निकल जाता है। और आपको पता होना चाहिए पेपर 6D में, एक बात मैं और कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या याद करना है क्या नहीं करना है। पेपर 4 6D का कॉमन कंटेंट उसको याद कर लो, बेनामी रह रहा सिंपल चैप्टर से याद कर लीजिए। जो प्रोसीजरल पार्ट है, जैसे इन्होंने पावर ड्यूटीज बताया या पेनल्टी का पार्ट है, वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लीजिए। तो अगर इस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। एंड सैयद ने जैसे बताया कि इन्होंने रिटन प्रैक्टिस करी थी, ही एम्फसाइज्ड ऑन प्रेजेंटेशन। वो तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि सबको करना चाहिए। राइट। एंड प्रेजेंटेशन जैसे सैयद ने बताया, मैंने अपनी क्लासेस में भी प्रेजेंटेशन टिप शेयर करी है। एवरीवेयर आई शेयर प्रेजेंटेशन टिप्स। तो इकोनॉमिक लॉस के अंदर तो क्लासेस में मैंने प्रॉपर्ली बताया था। इनफैक्ट ऑडिट की आई थिंक क्लासेस सैयद ने मुझसे नहीं ली थी, बट स्टिल ही यूज द प्रेजेंटेशन टिप्स जो मैंने यूट्यूब में शेयर करा था, एंड ही टोल्ड कि दैट उसकी वजह से उसे हर जगह बेनिफिट मिला। तो प्रेजेंटेशन टिप एक ऐसी चीज है, प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है कि आपको हर सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली चेंज द गेम, इट कैन बी अ गेम चेंजर। द वॉइस क्लिप्स कैन बी अ गेम चेंजर, एंड साथ ही साथ जो आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है दैट कैन बी अ गेम चेंजर, बिकॉज इट इज अ रिटन सब्जेक्ट, राइट। एंड सैयद एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा मैं कि यस सर। 8 मार्क्स इकोनॉमिक लॉस के अंदर पेपर 60 के अंदर जैसे आप लेकर आए हो, तो ऑब्वियसली आपके एमसीक्यूज करेक्ट जी रहे। सर। दैट इज बिकॉज आपने 4 से 5 बार स्टडी मेटेरियल को रिवाइज करा है, आपने जो मेरा समरी जी। उसको बार बार रिवाइज करा है, ऑडियो क्लिप्स बार बार सुने हैं, और कहीं ना कहीं यस सर। आपका बहुत अच्छा रहा होगा, राइट। बिकॉज दैट इज व्हाई यू हैव गॉट जी। 88। अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर्टिफाइड कॉपीज भी जरूर मंगाएं, सो दैट स्टूडेंट्स दे यस सर, मैं उसको डेफिनेटली अप्लाई करूंगा कि दूसरे को हेल्प हो उससे, राइट। कि सो एटलीस्ट वो लोग भी देखें प्रेजेंटेशन आंसर कैसे होता है। एग्जैक्टली exactly. तो आप भी क्या करोगे, सैयद से सीख पाओगे। ऑल्दो आप देखकर सीख नहीं सकते, आपको खुद प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे सैयद ने प्रैक्टिस किया था, बार बार प्रैक्टिस किया था। एंड आपको प्यार होना चाहिए उस सब्जेक्ट से, जैसे सैयद को लॉ से प्यार था। तो पहले ही दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई, मेरे को जो इकोनॉमिक लॉज है, पेपर 6D है, वो बहुत अच्छे से करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। सैयद अगेन ही हैड कंप्लीट फेथ, ही हैड कंप्लीट ट्रस्ट। तो कंप्लीट ट्रस्ट के साथ हर एक गाइडेंस उसने फॉलो करा, उसकी खुद की मेहनत, उसके खुद के एफर्ट्स, उसका खुद का सब्जेक्ट की तरफ जो इंटरेस्ट था, दैट इज द रीजन ही गॉट दिस 88 मार्क्स, राइट। एंड इस 88 मार्क्स की वजह से उसका पूरा ग्रुप क्लियर हो गया। तो अगेन आप लोग भी क्या कर सकते हो, इस चीज को अचीव कर सकते हो। आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करता हूं मैं, कि सैयद के टाइम पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बट अब इकोनॉमिक लॉज के टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग चाहो तो इकोनॉमिक लॉज के टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। सो अगेन दैट इज समथिंग कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एंड सैयद, कुछ भी ऐसा हिडन स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करा हो जो मे बी मैंने आपके साथ शेयर ना करा हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपने इंप्लीमेंट किया हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपने किया हो, कुछ आपका सीक्रेट फॉर्मूला हो कि हाँ भाई, इस सीक्रेट फॉर्मूला की वजह से मुझे कुछ 5-6 नंबर और एक्स्ट्रा आ गए, तो ऐसा भी कुछ है तो आप शेयर कर सकते हो। या फिर अगर आपने मेरी स्ट्रेटजीज को ही बहुत ही ध्यान से डेडिकेशन के साथ इंप्लीमेंट किया था, उसकी वजह से ये नंबर हैं, आप वो बता सकते हो। एंड इफ यू फील कि मैंने सर आपका स्ट्रेटेजी के साथ कुछ और भी किया था, एक्स्ट्रा भी किया था, आप वो भी शेयर कर सकते हो स्टूडेंट के साथ, एंड देन विल वाइंड अप द सेशन। सर एज ए सीक्रेट फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, बट मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि क्या होता है ना सर, मेरे को एक्चुअली में 90 मिलता, 88 मिला वो मेरी गलती है, वो मुझे मालूम है 2 मार्क्स और कहाँ कट गए। एक्चुअली क्या होता है, बहुत लोग को शायद मालूम नहीं होगा, या मालूम भी होगा तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते होंगे। आईसीआई का जो इलेक्टिव लॉ पेपर का जो अमेंडमेंट्स आती है वो आरटीपी में नहीं होती है, वो अलग से एक फाइल में होती है। मैंने क्या किया था कि आरटीपी ले गया था, वो फाइल लेना भूल गया था, मुझे लगा कि आरटीपी में सारे अमेंडमेंट्स होंगे, और एक एमसीक्यू मनी लॉन्ड्रिंग का आ गया था, और मुझे वो दिखा ही नहीं अमेंडमेंट में, और मैंने वो प्रीवियस वाले मतलब ओल्ड जो था पुराने वाले उसको टिक करके आ गया। एग्जाम के बाद जब मैं आ रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड बोल रहा है ये होगा, तो उसी टाइम मुझे पता चल गया कि मेरे 2 मार्क्स इधर कट गए हैं। तो तो ये मैं बोलना चाहूंगा सबको कि डेफिनेटली अलग से प्रिंट आउट जरूर लेके जाए अमेंडमेंट का, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड ये सैयद, हमेशा एक सबको ध्यान रखना चाहिए। आपने एक गलती कर दी यहाँ पे, शायद जो अमेंडमेंट शीट मैंने इशू करा था एग्जाम से पहले, उसको शायद आपने फॉलो नहीं करा, आप सीधा शायद आरटीपी में चले गए, तो शायद एक गलती हो गई, बिकॉज जो सर मैं मेरे। अमेंडमेंट पढ़ के गया था वो मैं ओके, एक्चुअली, अपन क्या कहते हैं। लेकिन क्या एग्जाम हॉल में मुझे क्लिक नहीं किया क्योंकि वो पेपर मेरे पास था नहीं। मैं ओ, सोचा आरटीपी में सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, बट ये नहीं होता, तो बहुत लोग को फ्यूचर में ऐसा गलती ना हो तो वो लोग अलग से जरूर लेके जाए उसके एग्जाम हॉल में।
मैंने बताया भी था आपको एग्जाम से पहले कि यू नीड टू कैरी 3 थिंग्स इन द एग्जामिनेशन। वन इज आईसीएस स्टडी मटेरियल, अनदर इज माय समरी नोट्स एंड थर्ड इज द अमेंडमेंट शीट। आपको कुछ और ले जाने की जरूरत नहीं है। तो आप शायद, अमेंडमेंट सीट सर बहुत इंपॉर्टेंट है लेके जाना, क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सैयद एग्जाम के अंदर आई थिंक स्टडी मटेरियल एंड समरी नोट्स लेके गया था, अमेंडमेंट शीट ले जाना भूल गया। यस सर। ओके, सो अगेन आप जी देख सकते हो कि सैयद के 88 आए हैं, बट यहाँ भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। प्रिपरेशन अच्छे से करी इन्होंने, एग्जाम में स्टडी मटेरियल लेके गया, समरी नोट्स लेकर गया, बट अमेंडमेंट शीट ले जाना भूल गया। सो अगेन वो गलती आपको नहीं करनी। हर एक बच्चा जो इकोनॉमिक लॉस का पेपर दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टडी मटेरियल आपने ले जाना है। अगर आपने मुझसे क्लासेस ले रखी है, मुझे फॉलो कर रखा है, तो मेरे 75 पेजेस का समरी नोट्स, अगर आपने कहीं और से क्लासेस ले रखी है, तो जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे उन्होंने कुछ ऐसा समरी प्रोवाइड करा होगा, तो वो वाले समरी नोट्स और साथ ही साथ अमेंडमेंट शीट, ये 3 चीज आपको हमेशा साथ में लेके जाना है। और एक चीज, इंडेक्सेशन पे बहुत ध्यान देना है। इस चीज में बहुत ज्यादा फोकस करना है कि कौन सा चीज कहाँ है, इंडेक्सेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, राइट। सो दैट इज अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सैयद, यू जी कैन सर। विश द स्टूडेंट्स एंड यू कैन गिव एनी एडिशनल लास्ट एडवाइस। सर मैं तो अब सबको बोलना चाहूंगा कि प्लीज कीप इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स। क्या है ना कि अगर आप कोई सोचोगे कि ये सब्जेक्ट उतना कम है तो वो आपको एग्जाम हॉल में ले डूबता है। ये बहुत मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। गिव इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स। और जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप वो ट्राई करो कि वो सब्जेक्ट में आप इतना अच्छा स्कोर कर दो कि जो आपका थोड़ा वीक सब्जेक्ट है उसको भी कवर अप करके आपका ओवरऑल स्कोर 200 से ऊपर ले जाए। ये आप जरूर ट्राई करना, ये आपको बहुत बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन। आपको ये अभी पता नहीं चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तब ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट मेरा मार्क्स कितना ज्यादा ले जाता है आगे। राइट। सो अगेन थैंक यू सैयद कि आपने अपना टाइम दिया एंड आपने स्टूडेंट्स के जी साथ सर। ये सारी स्ट्रेटजी शेयर करी। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू सैयद कि ही हैज एग्रीड कि वो अपने सर्टिफाइड कॉपीज भी मंगा कर देंगे ताकि आप लोगों का भला हो सके। सो वी नीड स्टूडेंट्स लाइक हिम हु आर रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स, हु आर कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प द स्टूडेंट्स। एंड अगेन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज गेटिंग 88 मार्क्स इन अ सब्जेक्ट लाइक लॉ, दैट इज अ बिग बिग अचीवमेंट। एंड आप जैसे स्टूडेंट्स हमें भी प्राउड फील कराते हैं, कि हमें भी अच्छा लगता है। वी ऑल्सो थैंक वांट यू सर। के पीछे मेहनत करते रहें। So all the थैंक very यू सर। best, Syed. All the very best for your थैंक यू career सर। as well. And again, all the very best to all the students जिन्होंने ये वीडियो देखा है। Hopefully आप ये सारे strategies implement करेंगे। Strategies आपको कॉपी नहीं करनी होती, जो सीख सकते हो सीखो, बाकी खुद की आपकी जो strategies हैं उनको implement करो और अपने सब्जेक्ट से प्यार प्यार करो और मार्क्स सिक्योर करो। That's it. ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ कि अगले अटेम्प्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इकोनॉमिक लॉज में इतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और शायद कोई ऐसा स्टूडेंट भी निकलेगा जो सैयद का रिकॉर्ड तोड़ेगा और 88 से ज्यादा ला के देगा, और अगली बार हम उसका इंटरव्यू लेंगे दैट यू नो ही हैज गॉट मोर देन 88 मार्क्स। मैं सो तो होप करूंगा सर बहुत लोग ये रिकॉर्ड तोड़े अगली बार। सो अगेन सैयद होप करेगा कि बहुत लोग रिकॉर्ड तोड़े, और हम भी यही चाहते हैं कि बहुत लोग ये रिकॉर्ड तोड़ें और अगली बार हम आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करें। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एंड विश एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।